बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र, माइक्रोसॉफ्ट ओशियन, कराची से आप सब मुखातिब हैं। और आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक ईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत टिपिकल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि मुश्किल वो होता है जो हम करना नहीं चाहते। लिहाजा ये बहुत आसान सा मॉड्यूल्स है जो टैली के ज़रिए ईआरपी में मैंने लास्ट 14 ईयर्स में सीखा है कि हम बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोडक्शन है, जिसके मुख्तलिफ नाम हैं: वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग। ये मुख्तलिफ बिजनेस में मुख्तलिफ नाम से और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो जो डेफिनेशन मैं बताऊँ वो फाइनल नहीं है। कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट है। हर दिन एक नया दिन है, डायनेमिक चेंजेस आती रहती हैं, बहुत वेरिएशन है बिजनेस में। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो आप देखते जाइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आए और एक एक टॉपिक को सिर्फ हाइलाइट्स के तौर पे समझिएगा। इनकी डेप्थ में तो हम जब जाते हैं जब या तो अपने स्टूडेंट्स को इसको पढ़ा रहे होते हैं या फिर अपनी क्लाइंट्स के यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अभी सिर्फ हाइलाइट्स इसलिए ताकि लोगों का विजन क्लियर हो कि समथिंग इज़ वेरी सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। हालांकि प्रोडक्शन सबसे मुश्किल काम इसलिए है कि जितने भी अकाउंट्स के शोबे हैं, ऑडिट, बैंकिंग, फाइनेंस, सबसे टिपिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। और कॉस्ट अकाउंटिंग ही मुश्किल इसलिए है कि इसमें वैल्यूएशन मेथड बहुत सारे हैं, जो हम 4 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 13 मेथड्स मौजूद हैं जिन पे आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। तो बहुत आसान सॉफ्टवेयर भी है और ईजीली एक मुश्किल बात को आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर देता है। ये आप उसके अंदाज से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि हम कर चुके हैं इतनी ज़्यादा, इसलिए मुझे हम आराम इसमें देर नहीं लगती। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे शेयर करें, हम आपसे अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह, और बहुत सिंपल हैं, आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। और ये एक प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको गौर से देखें, समझें। तो इसके कुछ नाम्स हैं जो मुख्तलिफ नाम से मेंशन हैं, उन सबको समझते जाइए। चाहें तो पॉज कर करके देखें, रिपीट कीजिए, रिवीजन से बातें याद रहती हैं। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की एक डेफिनेशन आपको बता दी जाए। मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन of goods that converts raw material, parts and components into finished merchandise using machines। एक और भी इसकी अच्छी सी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही आसान है, और वो भी आपको बताना जरूरी है कि a manufacturing process has 3 phases: raw material, work in progress and finished good products. The cost of production can be separated into these stages। इसके अलावा एक सिंपल तारीफ यह भी है प्रोडक्शन की या वर्किंग प्रोसेस की, WIP भी शॉर्ट में कहते हैं। WIP refers to the raw material, labor and overhead cost incurred for products that are at various stages of the production process। WIP is a component of the inventory asset accounts on the balance sheet। These costs are subsequently transformed to the finished goods accounts and eventually to the cost of sale। तो ये बहुत आसान सी और सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3-4 और भी रखूँ ताकि आप मुख्तलिफ पॉज करके इसको पढ़ें, समझें और गौर करें इसके ऊपर, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। एक डेफिनेशन ये है कि ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज 3 phases: raw material, work in progress and finished product। The cost of production can be separated into these stages। यहाँ एक बात आप नोट करें कि हर एक में कॉस्ट का जिक्र भी आ रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही होती है और एक चीज़ रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो रही होती है, चाहे स्टेज कम हो या ज़्यादा, उस पर कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लग रही होती है, जो हम इसको एडिशनल कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस
और वर्क इन प्रोग्रेस का क्या फ़र्क है वो भी आप देखिएगा। वर्क इन प्रोसेस इज़ यूजुअली मेजर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड to most accurately value how many incomplete goods are still sitting within the production. इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस है वर्क इन प्रोसेस में और वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस इज ए फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री इन ए सिस्टम विच इज यूजुअली फाउंड विद इन स्टेप्स और सब प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस। ये याद रखें कि प्रोडक्शन के कोई एक प्रोसेस नहीं होता, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर और फिनिश गुड की स्टेप्स पर। सेकंड ये कि प्रोडक्शन की टाइप्स तो कोई ख़ास नहीं है और हो भी सकती हैं, लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए इनको 3 में बांटा है ताकि आपको आसानी रहे। एक सिंपल है जिसमें हम रेस्टोरेंट की मिसाल ले लीजिए, इधर चीज़ इन्वेंट्री आ रही है, फ्रेश गुड तैयार होकर बिक रही है, दरमियान में पता चल रहा है कि जनाब एक देग बन रही है बिरयानी की, इतना चिकन है, इतना ऑयल है, इतना मसाला जात है, इतने राइस है और तैयार हो गई, तो कंजप्शन दिखा दी और आपने सिंपल तरीके से फ्रेश गुड बेच भी दी। कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं जिसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो हर तरह की नेचर ऑफ बिजनेस को हम बहुत आसानी से इसमें प्रोडक्शन बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, पहले सिंपल की हम बात करें। सिंपल प्रोडक्शन में बहुत ही आसान सी बातें समझने की हैं कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और रॉ मटेरियल किसी से भी हमारे पास आ रहा है, वेंडर हमारे पास बहुत सारे हैं, हम कैश पे उधार सामान आ गया है और इस स्टोर में रखा हुआ है और एक सिंपल रेसिपी के ज़रिए वो वर्क इन प्रोसेस में गया है। जैसे कि अभी मैंने मिसाल दी आपके 4-5 चीज़ें मिलकर असेंबल हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं और वो बहुत आसानी से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रही हैं। बहुत आसानी से इसमें लोकेशन भी अभी हमने मेंशन नहीं की है, वरना रॉ मटेरियल हमारा एक से ज़्यादा जगह पे रखा हो सकता है। नॉर्मली सिंपल स्टोर ले लीजिए, रेसिपी बहुत सिंपल सी है कि 5 चीज़ें मिलके बनी, लेकिन जब फिनिश गुड बनी और वर्क इन प्रोसेस में वो गई तो यकीनन उसको मुख्तलिफ खर्चे उसके ऊपर लगे। जो खर्चे उसके ऊपर लगे उसका भी रॉ मटेरियल में जमा होना चाहिए ताकि आपको एक्चुअल कॉस्ट मालूम चले कि कॉस्ट कितनी है एक प्रोडक्ट की। और कुछ चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, उनकी कंजप्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो चीज़ तैयार हो रही है, अभी मैंने सिंपल तरीके से बताया फिनिश गुड के हवाले से, तो हमें मालूम चल जाता है कि घर में पर यूनिट, पर केजी, पर कार्टन, पर डज़न, पर मीटर वो चीज़ हमें कितने की पड़ रही है और वो जो कॉस्ट उस पे इनकर्ड हो रही है उसकी हम एवरेज भी लगा दे सकते हैं, उसकी हम अमाउंट भी डाल सकते हैं और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है यानी कॉस्ट जो लग रही है प्रोडक्शन पे स्पेशली, ये वेरिएशन रखती है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। कुछ लोग FOH कहलाता है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, कुछ लोग उनकी मुख्तलिफ परसेंटेज फिक्स कर देते हैं और कुछ FOH के अंदर में बहुत सारे हेड खोल लेते हैं कि बिजली इतनी लगी, लेबर इतनी लगी, पैकिंग इतनी वगैरह वगैरह मिला के, और कोई एक ही दफ़ा कर सकते हैं। इवन ये कि जब डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी अपनी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर जितने खर्चे लगते हैं हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ और पोर्ट के खर्चे, उससे भी हम ये बता सकते हैं कि घर तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग के बाद हमें ये घर में कितने का पड़ा, चाहे वो तैयार ही है, फिनिश गुड ही आपने इंपोर्ट किया है चाइना से या किसी और कंट्री से, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है प्रोडक्शन का, वो है थोड़ा सा डिफिकल्ट। उसमें स्टार्ट जो होता है वो परचेज ऑर्डर से होता है, यानी कि सबसे पहले हम अपने वेंडर को PO भेजते हैं और हम देखते हैं कि हमारी डिमांड कितनी है, हमारे यहाँ हमें चाहिए क्या, और फिर वो PO के ज़रिए हम तक चीज़ पहुँचती है, वो स्टोर होती है हमारे स्टोर में, हम उसको GRN बनाते हैं जिसको हम गुड रिसीट नोट कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग इसे रिसीव नोट भी कहते हैं, इन्वर्ट चालान भी कहते हैं और इन्वर्ट गेट पास भी कहते हैं। और इसके बाद जब स्टोर में हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है तो फिर हम उसको इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने सिंपल बनाने के लिए आपको बताया कि हो सकता है कि वो कन्वर्ट हुआ पहले प्रोसेस में, फिर उसके बाद उसको दूसरा प्रोसेस मिला, फिर तीसरा मिला और इस तरह प्रोसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपने अगर कपड़ों की मिसाल लें, फैब्रिक स्टोर में ग्रे फैब्रिक आया और वो डाइंग के लिए बाहर गया, तो हो सकता है वो के पाउंड में लिया हो, केजी में भेजा हो, वापस आया हो तो उसको मीटर में नापा हो, फिर वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है तो उस पर कॉस्ट भी लग रही है, उसका यूनिट भी चेंज हो रहा है, उसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है, उसकी कॉस्ट लगने के बाद उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ रही है, लोकेशन हमारे
फैक्ट्री में भी हो सकती है, फैक्ट्री से बाहर भी माल जा सकता है। इसके अलावा फिर वो प्रोसेस 3 में गया हो, जब प्रोसेस 3 में गया तो ये स्टेप सारे के सारे कवर होंगे और ये कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगे, और ये हो सकता है इस दौरान दरमियान में से कुछ चीज़ें वापस भी हो रही हूँ, रिटर्न भी हो रही हूँ। खैर, इसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक और प्रोसेस यानी अनपैक्ड, अभी फिनिश गुड तो बन गई है लेकिन उसको हमने पैकिंग नहीं की, तो हम उसको पैक करना के फिर उसको हम पैक करते हैं, उस पर भी कॉस्ट लगती है। फिर हमें पैक्ड की मालूम चलती है घर पे मुझे ये कार्टन कंप्लीट होने के बाद या ये आइटम कितने का पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये रेडी है, हम उसको डिस्पैच कर देते हैं अपने कस्टमर के पास। तो ये एक सिंपल सा साइकिल है, इनमें से मजीद कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है। हम एक और तरफ जाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहला सकता है। एक प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स कैसे होती है, हालांकि इतनी कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है, सिंपल है, समझने की देर है, सिर्फ आपको पता चलना है कि फ्लो क्या है काम का। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो परचेज रिक्विजिशन है। स्टोर हमें बताता है कि ये चीज़ मेरे पास ख़त्म हो रही है और ऑर्डर आ चुका है, इसलिए मुझे इतना माल चाहिए। उसकी बेस पर उसकी बेस पर हम परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। परचेज ऑर्डर वेंडर के नाम बनता है और परचेज ऑर्डर का जैसे उसके पास जाता है, कॉर्पोरेट लेवल जितने भी होते हैं वो पीओ के थ्रू काम करते हैं, हालांकि डायरेक्ट कैश या क्रेडिट पे भी माल लिया जा सकता है। उसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे स्टोर में एक जीआरएन बनता है ताकि मालूम चले कि माल कब आया है, किस लॉट का है, किस बेच का है, किस टोन का है, डिपेंड कर रहा है। ये कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से नाम अलग अलग हो जाते हैं। जब ये स्टोर हो जाता है हमारे पास तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि उसमें से कोई ख़राब तो नहीं निकला माल। अगर ख़राब निकला है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद वो डायरेक्ट वापस हो जाता है और हम दूसरे जीआरएन का वेट करते हैं, और ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ तो डायरेक्ट स्टोर से वो इशू हो जाता है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन के बाद अब मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस भी कई किस्म के हैं। कभी कभी ये जो इन्वेंट्री बन रही है ये फाइनल नहीं होती, ये सेमी फिनिश में जाती है, बल्कि प्री सेमी फिनिश में जाती है, फिर सेमी फिनिश में जाती है, और आपस में भी ये इन आउट होते रहती है कि वापस चली गई फिर आ गई, कुछ काम ऊपर हो गए कुछ नीचे हो गए, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्शन के ऊपर। कहीं बोजिंग हो रही है, कहीं प्रिंटिंग हो रही है, कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं फिर दोबारा फ्रेमिंग हो रही है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कंबाइंड एक प्रोसेस होता है जो इन सबको जोड़ता है, और उसके बाद ये असेंबल होता है, और असेंबल होने के बाद ये एक नए पैटर्न पर चला जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि अनपैक्ड है। और अनपैक्ड से मुराद यहाँ असेंबल होने के बाद भी है, और ये भी ध्यान में रखें कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अनपैक्ड के बाद हम उस पर कुछ पैकिंग करते हैं, कार्टन, लेबल्स, रॉप वगैरह करके, और इस तरह ये प्रोडक्शन पैक तैयार होती है, और फिर हमारे पास वो जो चीज़ हमने बनाई है वो रेडी टू सेल है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रोडक्शन का, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये क्लाइंट टू क्लाइंट और बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, वेरी करता है, क्योंकि जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनका फ्लो कुछ और है, जो स्टील मिल हैं उनका और है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और बेतहाशा इंडस्ट्रीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और सबका काम अलग अलग है। तो आप जैसे हमें समझाते हैं हम वैसा ही फ्लो बनाकर इसलिए कामयाब होते हैं टैली में, कि टैली में वाउचर टाइप्स बहुत सारे हैं, और वाउचर टाइप्स में डेटा एंट्री होती है, और डेटा एंट्री से ही कोई चीज़ अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना हो या रिटर्न करना हो, उसके लिए वाउचर की ज़रूरत है। तो याद रखिए और अपने जहन में रखिए कि वाउचर्स के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए कि टैली में वाउचर की तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ उसमें बिल्ट इन है और कुछ हम मज़ीद बना लेते हैं क्रिएशन के ज़रिए, बेतहाशा ऑप्शन है हमें बनाने के लिए, इसलिए क्रिएटिविटी की कमी नहीं है टैली में। ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करके बहुत आसानी से हम फिनिश गुड पे पहुंचते हैं, और बाकी अकाउंट्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, एचआर, पेरोल, इस सब के साथ इंटीग्रेटेड है, बैंकिंग वगैरह, वो हम दूसरे मॉड्यूल में बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर है, कोई अलग से मॉड्यूल नहीं है, ये सब आपका हिस्सा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी, और सैयद अली मुज़फ़्फ़र को इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट मॉड्यूल में फिर मुलाकात होगी। मुझे आपके कमेंट्स, रिमार्क्स कि मुझसे शेयर कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप तजर्बेकार लोग हैं। तो ये जो मेरा आज का लेक्चर था ये खाली मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के वालों के लिए नहीं था,
बल्कि उनके लिए भी था जो इसको पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि इसको फ्लो को समझें और आसानी से शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कंट्रोल करें पूरे प्रोडक्शंस को। थैंक यू। अस्सलाम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र करें।